Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Students, please watch the video till end to get complete concept. और अगर और ऐसी रेगुलर वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and share it as much as possible. Hello students, today we are beginning with some basic concepts of chemistry. क्लास 11th का चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लॉज। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गैस लॉज के बारे में। ये गैस लॉज बेसिकली होते क्या हैं? गैस लॉज होते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, ये मतलब बेसिकली कुछ लॉज हैं। गैस नहीं, हम जनरल लॉज डिस्कस करते हैं। ये हमारे लॉज क्या बताते हैं? ये हमारे कुछ लॉज हैं जो बताएंगे कि हमारे एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कैसे कंबाइन करते हैं, कितना मास कितने मास के साथ कंबाइन करता है, इसका कितना मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन लॉज के थ्रू। सबसे पहला फर्स्ट लॉ है हमारा, बहुत आसान सा लॉ है। इस लॉ को कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला हमारा जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत आसान सा लॉ है ये लॉ। हमें पता है किसने दिया था? ये लॉ दिया था लेवोइसियर ने दिया था ये लॉ। क्या कहता है ये लॉ? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास जो है ना ही क्रिएट हो सकता नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये लॉ क्या कहता है कि हमारा जो मास इनिशियली है ना, उतना ही मास फाइनली भी रहेगा। मास कैन neither be created nor be destroyed। ना ही हम इसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जबकि अब हमें पता है कि जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है कि हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज़ करते हैं ना, वो हमारी जो थ्योरी है वो बेसिकली कौन सी थ्योरी है? रेडियो एक्टिविटी है। और रेडियो एक्टिविटी में ना मास सेम नहीं रहता, ठीक है। मास जो है डजंट रिमेन्स कंजर्व्ड, मास जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहता। मास जो है वो कंजर्व्ड ही नहीं रहता, क्योंकि पता है क्या होता है भाई, जितना मास हमने इनिशियली लिया था ना, बाद में उतना मास नहीं रहता जब न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। ये रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है। तो मतलब ये पूरा इसकी मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन जो हम केमिस्ट्री में केमिकल लैब में रिएक्शंस करते हैं उसमें यही होगा कि मास जो है ना ही हम क्रिएट कर पाएंगे एक रिएक्शन के थ्रू, ना ही हम उस मास को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसका मतलब है जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट होगा ना, मास ऑफ रिएक्टेंट वो हमारे मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो हमारा शुरुआत में जितना मास था बाद में भी उतना ही मास होगा। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट का मास था वो प्रोडक्ट के मास के ना इक्वल होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो शुरुआत में हमने रिएक्टेंट में जितना मास लिया था ना, प्रोडक्ट में भी बिल्कुल उतना ही मास रहेगा। इस पर क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है जैसे कि हमारा 16 ग्राम CH4 है, ठीक है, 16 ग्राम मीथेन है जो रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है विद एयर, ठीक है। कंबशन हो जाता है इसका, है ना, इसका कंबशन हो गया और ये प्रोड्यूस करता है क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड और क्या प्रोड्यूस करता है? 36 ग्राम H2O, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है। प्रूव इट टू बी अंडर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें इसमें प्रूव करना है,
ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले तो हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन में क्या है? हमारा CH4 है जो कंबशन कर रहा है। कंबशन वाला रिएक्शन याद रखना, ये जो कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो जलने के बाद मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद दो ही चीज़ें बनाता है, CO2 और H2O। ठीक है ना भाई। तो हमारा जब मीथेन जलेगा तो क्या बनेगा? CO2 और H2O बनेगा। ये तो हमने रिएक्शन लिख लिया, लेकिन अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये अभी स्केलेटल फॉर्म है और इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इससे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन तो हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है ये वाली चीज 16 ग्राम। ठीक है, और ये हमें गिवन है 44 ग्राम और वाटर हमें गिवन है 36 ग्राम, है ना भाई। और हमें क्या निकालना है? हमें प्रूव करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास है वो ही हमारे प्रोडक्ट के मास के भी इक्वल है। तो हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो हमें उसके लिए इस ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे? हम थोड़ा सा एक स्टोइशियोमेट्री वाली चीज़ यूज़ करेंगे। आसान सी चीज़ है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बाद में हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी बस एक छोटी सी बात, हम ना इन सब के मासेस निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट्स। ठीक है, इसका कितना होगा? CH4 का होता है 12 प्लस कार्बन तो 12 होता है, हाइड्रोजन होता है 4, तो मतलब 16। ठीक है भाई, ऑक्सीजन O2 देख, O2 मतलब 16, 2 सा 32, 32 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऑक्सीजन का आ जाएगा 64। CO2 का हम जब कैलकुलेट करेंगे, हम कहेंगे भाई इसका जो 16 ग्राम है ना, वो इसके 64 ग्राम दे सकता है ना। मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लिया 16, इसका टोटल वेट निकाल लिया 64, मतलब 16 ग्राम मीथेन जो है ना वो क्या दे सकता है? मतलब किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद, हमें ये लिखना चाहिए, रिएक्ट विद। किससे रिएक्ट करता है? 64 ग्राम ऑक्सीजन से, है ना। और हमें गिवन भी 16 ग्राम ही है। ठीक है, तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाय चांस जैसे होता 32 ग्राम मीथेन होता हमारा, हमें गिवन भी बाय चांस इस टाइम पर 16 ही है ना, 16 ग्राम्स ही गिवन है। जैसे अगर ये 32 ग्राम्स गिवन होता तो पहले हम कहते 1 ग्राम मीथेन किससे रिएक्ट करेगा? किससे रिएक्ट करेगा? 64/16 ग्राम ऑक्सीजन से। हमें कितना गिवन है? अगर बाय चांस ये 32 होता तो हम कहते इंटू 32, अभी 16 ही है तो इंटू 16 कर देंगे, तो हमारा ले देकर 64 ग्राम ही आ जाएगा। तो अब हमें पता चल चुका है ऑक्सीजन 64 ग्राम से। तो रिएक्टेंट का टोटल मास क्या हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट्स हो गया 16 + 64, है ना। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया। इनको प्लस करके देखते हैं एक बार, हमारा कितना आएगा? ये आएगा हमारा 80। और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा? 44 + 36, वो भी 80। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम है। इट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, वो इस सिचुएशन में हमारा प्रूव हो जाता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब हमें गिवन है 1.5 ग्राम C2H6 ऑन कंबशन। अब इसका भी क्या हो रहा है? इसका भी कंबशन हो रहा है। तो हमने क्या करा? इसका कंबशन कर दिया। क्या देता है ये? गिव 44 ग्राम CO2
एंड 2.2 ग्राम H2O। फिर से वही शो करना है, क्या शो करना है, शो कंजर्वेशन ऑफ मास, शो कंजर्वेशन ऑफ मास हमें करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहले हमें किसकी जरूरत होगी, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम ना इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या था, C2H6, जिसका क्या हो रहा था, कंबशन हो रहा था। कंबशन होने का मतलब क्या है, प्लस O2 क्या देगा, CO2 और H2O देगा। अब पहले से हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमारे 2 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4 और प्लस 3 मतलब 7। इसे किससे मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ 7 है, 7/2 से। ठीक है भाई, मतलब 3.5 से, है ना, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। तुमने ये इक्वेशन तो बैलेंस कर ली है। और इसमें हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसका 1.5 ग्राम गिवन है, इसका 1.5 ग्राम गिवन है, इसका 44 ग्राम गिवन है और इसका 4.4 ग्राम। इसका कितना गिवन है हमारा, 1.5 ग्राम। ये हमें कितना गिवन है, 4.4 ग्राम। और ये हमें H2O कितना गिवन है, 2.2 ग्राम। पहले तो हम ऑक्सीजन का मास किसी तरह निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम पहले ना इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं C2H6 का। C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, 12 × 2, क्योंकि 2 कार्बन है, प्लस 6 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। 24 + 6 मतलब कि 30। हम कहेंगे भाई, और फिर O2 का भी निकाल लेते हैं। O2 का कितना है, 7/2 मॉलिक्यूल है। और वेट कितना होता है O2 का, 32, 16 × 2 = 32। तो ये हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 112। हम कहेंगे भाई इसका 30 ग्राम C2H6 रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद, किससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद 112 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम कहेंगे हमें तो लेकिन इसका 1.5 गिवन है, पहले हम 1 ग्राम निकाल लेते हैं। 1 ग्राम C2H6 किससे रिएक्ट करेगा, 112/30 से रिएक्ट करेगा। तो हमारा 1.5 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, 1.5 ग्राम C2H6 वो रिएक्ट करेगा 112/30 × 1.5। ये पॉइंट हटा लेते हैं। 15 × 2 = 30, 2 5 = 10, 2 6 = 12, ये आएगा हमारा 5.6 ग्राम। हमें पता चल गया ऑक्सीजन हमारा कितना है, 5.6 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इस केस में कितना है, हमारे रिएक्टेंट का मास कितना है, मास ऑफ रिएक्टेंट भी, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, इसका 1.5 और है इसका 5.6। ठीक है, ये तो हमारा क्या गिवन है, ये हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 5 6 7 7.1। इसका मास कितना आ गया हमारा, इसका टोटल मास आ गया हमारा 7.1। ठीक है भाई, अब हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मास निकालने की कोशिश करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें कुछ गड़बड़ गिवन है लग रहा है। CO2 का मास होता है 44, H2O का भी एक बार खुद निकाल के देखते हैं। हम कहते हैं H2O का कितना आएगा, 18 × 3, मतलब क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन प्लस 16, तो ये पूरा 18 आ जाएगा। तो 18 3 से क्या होता है, 54 होता है। हम कहेंगे भाई इसका जो 30 ग्राम है इसके 50 ग्राम से रिएक्ट करता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, इसका 30 ग्राम इसका 54 ग्राम देता है। ऐसे ही सेम सी बात होगी कि पहले हम क्या करते हैं, हम कहेंगे भाई जो हमारा 30 ग्राम है ना C2H6, 30 ग्राम C2H6 क्या देता है, वो तो दे रहा है 54 ग्राम वाटर। तो 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम देगा 54/30 वाटर। लेकिन हमें कितना गिवन है, हमें तो 1.5 गिवन है।
तो 1.5 कितना देगा, इंटू 1.5 है ना भाई, इंटू 1.5 करेंगे तो क्या होगा, ये हटाया 15 2 ज़ा 30, 227 ज़ा, तो ये हमारा आ गया 2.7, 2.2 नहीं था भाई, क्वेश्चन में थोड़ी गलती थी, ये था हमारा 2.7। अब हम निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो कितना आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का मास है 4.4, दूसरे प्रोडक्ट का मास है 2.7, इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो 11, ये हो गया 3 + 4 7। रिएक्टेंट का भी उतना ही मास है, प्रोडक्ट का भी उतना ही मास है, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड। इसमें हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाता है ना। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया ना, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या आया है, बिल्कुल सेम सा आया है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जो कि क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जो क्या कहता था कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसमें जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। अब हम दूसरा लॉ डिस्कस करेंगे। दूसरा लॉ कौन सा है, दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि हमारा एक सब्सटेंस है कोई भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, फर्क ही नहीं पड़ता वो कहां से आया हो, ठीक है भाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कंटेन दोज टू एलिमेंट, वही दो एलिमेंट्स होंगे, एंड इन द फिक्स्ड रेशियो, और उसी फिक्स्ड रेशियो में होंगे। मतलब हमारे जो सब्सटेंस है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका पहले, एक हमारा वाटर है ये H2O, लेकिन ये हमारा कैसा वाला है, ये हमारा बारिश से आया है, रेन वाटर है ये हमारा। एक हमने H2O लिया जो कि हमने टैप से निकाला था, नल से निकाला था। एक हमने H2O लिया जो कि हमने सी से निकाला था, समुद्र से निकाला था, ठीक है भाई। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ये फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ से आया है, बारिश से आया है, नल से आया है, समुद्र से आया है, कहाँ से आया है, अमेरिका में से, इंडिया में से, कहीं से भी आया, उसमें वही दो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसी स्पेसिफिक रेशो में होंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक रेशो में होंगे। ऐसे नहीं कभी हाइड्रोजन हमने अपनी तरफ से ज्यादा कर लिया, कभी ऑक्सीजन अपनी तरफ से कम कर लिया, नहीं, इनका एक फिक्स्ड रेशो है तो फिक्स्ड रेशो ही रहेगा। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि अ केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, डिपेंड ही नहीं करता क्या सोर्स है, इर्रिस्पेक्टिव, कंटेन दोज टू एलिमेंट्स, वही दो टू एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, कंटेन दोज टू एलिमेंट्स, वही दो एलिमेंट्स होंगे, एंड इन सेम रेशो, और हमेशा इनका सेम फिक्स्ड रेशो होगा, सेम फिक्स्ड रेशो होगा। जैसे हमने H2O की बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात कर सकते हैं, कहीं की भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन का मास फिक्स्ड रहेगा। मतलब इसमें हाइड्रोजन 2 है ना, और ये कितना है 16, तो इसका रेशो क्या आ गया 1:8। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कहीं का भी पानी हो हमेशा 1:2 के रेशो में ही, 1:8 के रेशियो में ही होगा, और हर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और उसी स्पेसिफिक रेशियो में भी होंगे। अच्छा देखो मैंने कह दिया H2O में ना इनका रेशियो है 1:8। अब बात हो कहीं का वाटर है और उसमें हाइड्रोजन हमें 3 ग्राम मिली है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, 1:3 बन गया तो 8 क्या बन जाएगा, 8×3 = 24। रेशो वही रहने वाला है 1:8 वाला, है ना। अगर हाइड्रोजन 3 हो गया तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस पे बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा एक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हम फॉर्म कर रहे हैं, हमने क्या लिया, हमने 0.243 ग्राम मैग्नीशियम लिया, ठीक है, ऑन बर्निंग। अब इसे क्या कर दिया, इसे हमने बर्न कर दिया, हमने इसे क्या कर दिया, बर्न कर दिया, ऑन बर्निंग गिव्स, इसने क्या दिया, गिव्स
0.4030 ग्राम MgO, इतना ग्राम MgO दे दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। फिर क्या हुआ, हमने दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नीशियम लिया जो कि 0.182 ग्राम लिया, इसे भी बर्न करा। ठीक है, बर्न करा और इसने क्या दिया, गिव्स 0.302 ग्राम MgO। हमें प्रूव करना है इसमें लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसमें लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमारा Mg और O से मिलकर MgO बना है। हमारा Mg कितना है, Mg है हमारा 0.243 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, बर्निंग का मतलब है ऑक्सीडाइज होना। अगर कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है MgO। कितना MgO प्रोड्यूस कर लिया भाई इसने, इतना MgO प्रोड्यूस कर लिया। तो पहले तो हम ऑक्सीजन का वेट निकाल लेते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, कोशिश करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। टेन में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, तो ये हमें पता चल गया कितना आया है, ये हमें पता चल गया 0.16 इसका वेट आ गया। ठीक है, ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया एक तरीके से। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें Mg हमें कितना दे रखा है 0.182 प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है इसमें 0.1, इसमें ऑक्सीजन नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है 0.302। वही फिर से माइनस करेंगे ना तो हमें ऑक्सीजन पता चलेगा। ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा इतना। अब हम क्या कहेंगे कि भाई दो एक्सपेरिमेंट्स थे, दोनों में मैग्नीशियम ऑक्सीजन पता है। इसमें मैग्नीशियम इस टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहा था, 0.243 इस टू 0.16। इसमें रेशियो क्या रहा, इसमें रेशियो रहा 0.182 इस टू 0.12। इन दोनों का ही रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ना सेम आएगा। तो भाई हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड कहीं से भी ले लो, उसमें वही दो एलिमेंट्स है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उसी स्पेसिफिक रेशियो में है। तो ये बात हमारी प्रूफ हो गई। तो शुरू करते हैं अब हम नया लॉ जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है अगर वही दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना सके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ना वाटर बनता है, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बन जाता है जिसे हम कहते हैं H2O2। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि हमारे दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए, और हम इन दोनों में किसी एक का मास फिक्स कर दे ना, तो जो दूसरा सब्सटेंस होगा वही दो सब्सटेंसेस, वही दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। अब हम इसमें एक का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरे का मास होगा वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में होगा। एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, कहना क्या चाहता है ये लॉ। एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन रहा था, एक बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा था। इसमें अगर हम इसे बैलेंस करें तो यहाँ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसका वेट लिखें तो ये आएगा 4 ग्राम, इसका वेट निकालें तो 16 2 32 ग्राम, इसका वेट निकालें तो 2 ग्राम और इसका वेट निकालें तो 32 ग्राम। अब इसका मास तो फिक्स्ड है 32 ग्राम 32 ग्राम, ऑक्सीजन हमारा फिक्स्ड है 32 ग्राम। तो अगर हमारा ऑक्सीजन फिक्स कर दे, ठीक है, वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बना पा रहे हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना पा रहे हैं, और हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। अगर हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया तो जो हाइड्रोजन का मास होगा वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में होगा। इसमें 4 ग्राम है और इसमें 2 ग्राम है, तो एक सिंपल सा रेशियो ही तो आ गया, 2:1 का रेशियो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C और O2 मिलकर CO2 बनाता है।
लेकिन कभी कभी ये जो C और O है ना, ये मिलकर CO भी बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, C और ऑक्सीजन मिलकर CO बना देता है। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक होता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अब हम कहेंगे इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, इसका 24 ग्राम 12 2 = 24 इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है। तो हमने एक का मास तो सेम है ही, इसका मास फिक्स कर दिया, तो जो दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन, उसका रेशो क्या आ गया 12:24, मतलब 1:2। सिंपल फिक्स्ड रेशियो में आ जाएगा। किस में आएगा? एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा लॉ है? ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें दे रखा है ये हमारी दो चीज़ें हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना पा रही है। एक बार बनाया N2O, एक बार बनाया NO, एक बार बनाया N2O3, एक बार बनाया NO2, एक बार बनाया N2O5। वही दो चीज़ें मिलकर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना पा रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? एक का मास फिक्स कर दिया तो दूसरे का मास एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? अब सबसे पहले इसमें मास हमें क्या पता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 2 इसमें नाइट्रोजन 28 है, ऑक्सीजन कितना है 16, इसमें नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, इसमें नाइट्रोजन 28 है, 14 2 28, ऑक्सीजन कितना है 16 3 48, इसमें नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन कितना है 16 2 32, इसमें नाइट्रोजन कितना है 28, ऑक्सीजन कितना है 18, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 16 5 80। अब हमें पहले किसी एक का मास तो फिक्स करना है, वही दो एलिमेंट्स मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, हमें इसमें किसी एक का मास क्या कर देना है, एक का मास फिक्स कर देना है। हम चूज करते हैं नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देते हैं। देखो इन 3 जगह तो है ही फिक्स, ये 2 जगह हैं, इनको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ हमारा आ जाएगा 28 और ऑक्सीजन आ जाएगा 32, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें ये आ जाएगा 28 तो ये आ जाएगा 64। अब ऑक्सीजन का रेशो तो देखो 16, यहाँ पर 32, यहाँ पर 48, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 64 और यहाँ पर आ गया 80, ठीक है। इसका अगर हम रेशो निकालें, ये सारे के सारे नंबर 16 से जा रहे हैं, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो आ गया। तो ये हमारा कौन सा लॉ है? ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस है कि वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दें तो जो ऑक्सीजन का मास होगा वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस था। एक हमारा लॉ और होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या कहता है भाई, ध्यान से समझना है। ये पहले ना इसका ढंग से लिख लेते हैं, ये कहता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है समझने के लिए। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, किससे? विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो, क्या करते हैं? बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो टू रेशो दे themselves combine, टू रेशो दे themselves combine,
अब इस लॉ को ध्यान से सुनते हैं, ये क्या कहता है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ये दो एलिमेंट आपस में ही नहीं एक तीसरे एलिमेंट से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और उस तीसरे एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें, तो जिस रेशो में ये कंबाइन करते हैं ना, उन रेशो का जो रेशो है वो क्या होता है। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर होगा। हमारे दो एलिमेंट्स हैं, हम ले लेते हैं कार्बन है, एक है हमारा सल्फर। ये एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके बनाते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। एक तीसरा एलिमेंट है जिससे ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, वो है ऑक्सीजन। ये कंबाइन करेगा CO2 बनाएगा, ये कंबाइन करेगा SO2 बनाएगा। ठीक है भाई, वही दो एलिमेंट्स कंबाइन करके डिफरेंट प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हम क्या करें, हम एक का मास फिक्स कर दें। इस ऑक्सीजन का मास, हमारा ये जो थर्ड एलिमेंट है ना जिससे ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं, उस ऑक्सीजन का मास तो हमें फिक्स कर देना है। देखो कैसे, समझो। ये कार्बन सल्फर एक दूसरे से रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। इसमें कार्बन है 12 और सल्फर है 32 2 64। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन है 32 है ना। इसमें सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन 16 2 32। ठीक है, ये रेशियोज हमने कंबाइन कर लिए। अब हमें पता है ऑक्सीजन यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 है। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो कार्बन सल्फर का रेशो क्या बचा, 12:32 बचा रेशो। 12:32 बच गया। इसको कट शॉर्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 3 4 8 और ये रेशो को हम 4 से काटते हैं तो 4 3 4 1 4 6 तो भाई इसमें जो कार्बन सल्फर का रेशो आया है 3:8 है, जिसमें कार्बन सल्फर खुद मिलते हैं उसका रेशो 3:16 है। इन दोनों रेशोज का जो रेशो होगा वो एक सिंपल फिक्स्ड होल नंबर होगा, मतलब 3/8/3/16। ये नंबर इधर, ये नंबर इधर। 3 × 16/3 × 8, 3 से 3 8 2 16। एक आगे ना सिंपल सा होल नंबर का रेशो। यही तो लॉ कहता है कि ये दो एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा भाई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक था सल्फर, एक था ऑक्सीजन। ये ना आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, ये आपस में ना कंबाइन कर सकते हैं। ये दो एलिमेंट्स आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। और देखो रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म क्या करेंगे, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये कंबाइन करेंगे और बनाएंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या बना देंगे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, है ना। तो जब ये दोनों कंबाइन कर रहे थे तो क्या बनेगा, SO2। ये दोनों ही एक कॉमन एलिमेंट से रिएक्ट कर सकते हैं, H। जब इससे तो H2S, इससे तो H2O। इसमें आप देख लेते हैं, इसका 32, इसका 16 2 32, इसका 2, इसका 32, इसका 2, इसका 16। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। बाकी दो एलिमेंट क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन है। सल्फर का रेशो 32, सल्फर का रेशो 16। ये आ गया 2:1 और एक्चुअल रेशो 1:1। इन दोनों रेशोज का रेशो देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का जो ये रेशो आया है और सल्फर और ऑक्सीजन का जो एक्चुअली रेशो होना चाहिए, इन दोनों का रेशो निकाले ना, कितना आएगा भाई, ये आएगा 2/1/1/1, 2 ही आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर, फिक्स्ड नंबर का रेशो है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हमें क्या दे रखा है भाई, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें दे रखा है, एक तो हमारे पास CuS है। CuS में कॉपर कितना दे रखा है, कॉपर हमें दे रखा है 66.5। तो भाई सल्फर हम क्लियरली बता सकते हैं, 100 में से ये नंबर ना माइनस कर दो। 100 में से 66.5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 43.5 आएगा। फिर दे रखा है कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर पता है कितना है, 79.9 है। तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन देखो टोटल 100% ही तो होता है। अगर ये इतना है तो 100 में से माइनस कर लेंगे। 100 में से 79.9 गया, पता है कितना बचता है, 20.1।
एक और हमें दे रखा है SO2, इसमें सल्फर 40% है, सल्फर 40% है, ऑक्सीजन कितना होगा, 100 में से 40 गए 60%। तो यह चीजें हमें गिवन है। अब हम एक छोटा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे, कॉपर होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो कॉपर का रेशो कितना है, कॉपर का रेशो 66.5 है, सल्फर का रेशो कितना है 43.5 है। ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो वही कॉपर कितना है, कॉपर का रेशो, कॉपर ऑक्साइड बनाते नहीं ये दोनों मिलकर, तो इसमें कॉपर का रेशो कितना है 79.9 है, ऑक्सीजन का रेशो कितना है 20.1 है। इन दोनों में देखा जाए तो सल्फर कितना है, सल्फर 40 है, ऑक्सीजन 60 है, तो ये 60:40 के रेशो में कंबाइन करते हैं। ठीक है भाई, अब हमें इन दोनों में इसे लगभग ना मान लेते हैं, हम इसको तो लगभग मान लेते हैं 80, 79.9 80 तो हो गया लगभग, और इसको मान लेते हैं लगभग 20.1 है वैसे तो। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन को सेम करना है, यहाँ 20 ग्राम है तो यहाँ भी 20 ग्राम होना चाहिए, या यहाँ 60 ग्राम है, ये सल्फर और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ये सल्फर है ना, तो अगर यहाँ ऑक्सीजन 60 है तो यहाँ पे भी 60 ही होना चाहिए, हमें यहाँ पे 60 ही चाहिए। तो हम 60 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रेशो आ जाएगा 240:60। अब हमारा ऑक्सीजन सेम हो गया, तो बाकी क्या बचा, कॉपर और सल्फर, कॉपर और सल्फर का रेशो आ गया 240:40, 240:40 कितना आएगा 6:1 आ जाएगा, इनका रेशो क्या आएगा 6:1 आ जाएगा। एक्चुअली ये कितने रेशो में कंबाइन करते हैं, इसको हम ले लेंगे लगभग 66 है, इसको ले लेंगे 44 है। ठीक है, 11 6 11 4 ये आ गया 6:4। ठीक है, इसे और भी कट कर सकते हैं अभी तो हम, 2 3 2 2। ठीक है, तो रेशो आ गया 3:2। भाई एक्चुअली कॉपर और सल्फर जो है वो एक्चुअली किस रेशो में कंबाइन कर रहे थे 6:1। कॉपर और सल्फर का वैसे रेशो कितना निकला 3:2। अब इनके रेशोज का रेशो देखते हैं, 6/1/3/2, 6 2 3 1 3 2 ये आ गया 4:1। एक सिंपल होल नंबर रेशो आ गया ना, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस को फॉलो करता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस पर। ये है हमारा एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड में ना एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 75% है, तो कार्बन कितना होगा 25% होगा। 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। एक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसमें एल्यूमिनियम हमें दे रखा है 52.9%। 52.9% हमें दे रखा है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन हम माइनस करके निकालेंगे, वो आएगा 47.1। फिर हमें एक चीज और गिवन है CO2। CO2 में 27.27% तो कार्बन है, 27.27% कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन हमारा कितना होगा सोच के देखो। ऑक्सीजन हमें माइनस करके निकालना पड़ेगा, कैसे करेंगे माइनस, हम 100 में से 27.27 माइनस करके देख लेते हैं। 100 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 7 गए 2, और ये बचा 9, 9 में से 2 गए 7, 72.73। ये आ गए हमारे रेशोज। अब हम एक छोटा सा बनाएंगे, हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, एक हमारा क्या है, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, और एक हमारे पास है कार्बन। ये जो नीचे वाला नंबर है ना, नीचे वाला एलिमेंट, वो ऐसा रखना जिससे तुम आराम से फिक्स कर पाओ। देखो कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है। ठीक है, हम कार्बन लगभग आराम से फिक्स कर सकते हैं, आसपास के ही नंबर्स हैं 25 और 27, तो कार्बन को नीचे रख दिया। अगर तुम्हें ऑक्सीजन को फिक्स करना है तो ऑक्सीजन को भी बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। ये हमें फिक्स्ड एलिमेंट लेना है। इसमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रेशो कितना था, 52.9:47.1।
इसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशो कितना आएगा 27.27:72.73। इसमें एल्यूमिनियम कार्बन का रेशो कितना आएगा, एल्यूमिनियम है 75 और कार्बन है 25। अब हमें थोड़ा सा राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। पहले तो इसे काट लेते हैं, ये वाला नंबर तो कट ही रहा है, 25 3 25 1। ठीक है, कार्बन, अच्छा वैसे ये दोनों मिलकर हमें पता है CO2 बनाते हैं। CO2 में कार्बन 12 है, ऑक्सीजन वैसे तो कितना होता है 16 16 2 32। अगर हम इस रेशो को देखें तो इसका रेशो अप्रोक्सीमेटली हमारा किसके आसपास बनना चाहिए, 12:32। 12:32 मतलब इसी तरह हम काटते हैं, 4 3 4 8 ये 3 9 है, 3 9 27, तो ये 8 9 72 होना चाहिए। तो इसे हम राउंड ऑफ भी उसी हिसाब से करेंगे। 3 9 27, इसे अप्रोक्सीमेटली 27 ले लेंगे, और इसे अप्रोक्सीमेटली 8 9 72, इसे अप्रोक्सीमेटली 72 ले लेंगे। ठीक है, ऐसे इसे राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये दोनों मिलकर Al2O3 बनता है। एल्यूमिनियम कितना है 54, 27 2 54। ऑक्सीजन कितना है हमारा, ऑक्सीजन हमें पता है ना कितना होता है, 16 3 48 आ जाएगा। इसे हम 9 से काटने की कोशिश करते हैं। 9 6 54, 9 1 9 9 2 9 6 54 और 3 से काट लेते हैं। 3 1 3 8 3 1 3 6। ठीक है, अब इसे किससे काट लेते हैं, 3 से तो काट लिया, 3 1 और 3 8 3 1 और 3 6। अब इसे हम काट लेते हैं 2 से, 2 9 2 8। इनका रेशो आना चाहिए लगभग 9:8 का। इनका रेशो लगभग कितना आना चाहिए, 9:8। लेकिन ये हमें कितना गिवन है, ये हमें 52 गिवन है। ठीक है, 52 गिवन है, तो 52 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, लेकिन 54 जरूर आता है। कब आता है, 9 6 54, तो इसे अप्रोक्सीमेटली हम 54 ही लेने वाले हैं। और इसमें हम क्या लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा राउंड ऑफ हो गया, कोई बात नहीं है। 9 6 54 9 के टेबल में आ गया। और अगर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 6 6 9 54, तो 8 को भी करो। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9:8 का रेशो आया है ना इसमें, तो हमारा तो कितना होना चाहिए हमारा, 54 क्या आएगा हमारा, 54 हम लेंगे 48। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 48 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कहेंगे इसमें हम ना कार्बन सेम लेना है, हमें कार्बन सेम लेना है ना, तो यहाँ पे कार्बन 27 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसे 27 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 3 81। अब 27 तो सेम है, बाकी दो क्या बचा, इन दोनों का रेशो 81:72। ये तो 9 से जा रहे हैं, 9 9 9 8। और एक्चुअल रेशो क्या है इनका, 54:48। कैसे काटेंगे, इसे हम काट लेते हैं 6 से, 6 9 6 8 48। तो ये तो एग्जैक्टली ही सेम आ गए। इन दोनों को कट भी करेंगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। इस बार क्या आएगा, 9/8 अपॉन 9/8, सब कुछ कट के 9 × 8 अपॉन 9 × 8, दैट इज 1:1। रेशो आ जाएगा 1:1। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, ये हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ है, ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसके बाद हमारा एक छोटा सा लॉ और है, जिसे हम कहते हैं अवोगाड्रो लॉ। अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अवोगाड्रो लॉ कहता है कि अगर हम एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लें, ये गैस का लॉ है, ये वाला गैस का लॉ है। ये क्या कहता है कि अगर हमने ये गैस ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, अगर ये 2 लीटर है और हमने ये भी 2 लीटर ले लिया, अगर इसमें हाइड्रोजन के एग्जैक्टली 3 मॉलिक्यूल हैं,
तो भाई इसमें भी चाहे कोई और गैस हो, अमोनिया क्यों ना हो, NH3, तो NH3 के भी 3 ही मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स मत कहना, एटम्स तो डिफर कर जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे, सेम वॉल्यूम में। सेम वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इसकी जगह कोई और होता हमारा, जैसे अगर हमारा हीलियम होता तो हीलियम के भी 3 ही मॉलिक्यूल्स होते। ये हमारा छोटा सा अवोगाड्रो लॉ है कि भाई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, अगर हम उतनी ही वॉल्यूम ले तो जितनी मॉलिक्यूल्स इस गैस के हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इस गैस के भी होंगे। मतलब सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस at equal temperature and pressure contain, क्या contain करते हैं, equal number of molecules। ये हमारा लॉ है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा अवोगाड्रो का लॉ है, ठीक है। अवोगाड्रो का लॉ क्या कहता है, अवोगाड्रो का लॉ कहता है कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारा क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो CH4 है, ठीक है, CH4 नहीं भाई, अमोनिया ले लेते हैं। जैसे अमोनिया के अगर हमारे कहते हैं कि अगर हमारे अमोनिया के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं 2 लीटर में, तो भाई 4 लीटर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पूछ लिया। जैसे हमें पता है अगर हाइड्रोजन भी है ना तो कोई बात नहीं, 2 लीटर में हाइड्रोजन के भी 3 ही मॉलिक्यूल्स होंगे एग्जैक्टली। तो भाई 4 लीटर में कितने होंगे, 4 लीटर तो इसका डबल हो गया, 4 लीटर समझ लो, यहाँ 2 लीटर और आ गए, उस 2 लीटर में 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और होने वाले हैं। तो टोटल 4 लीटर में कितने हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक बात और इससे प्रूव होती है कि जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। ये हमारा कौन सा लॉ है, ये हमारा अवोगाड्रो का लॉ है। इसके बाद एक और लॉ होता है हमारा जिसे हम कहते हैं गे-लुसाक लॉ, ठीक है, गे-लुसाक लॉ। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, गे-लुसाक लॉ कहता है, ये भी गैस का लॉ है कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं, व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड, जब भी गैसेस रिएक्ट करती हैं केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो क्या करती हैं, एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में ही कंबाइन करती हैं, ठीक है भाई। तो जब भी गैसेस कंबाइन करती है केमिकली रिएक्ट करने पर टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू सो इन, किस में करती हैं, इन फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम, फिक्स्ड रेशियो बाय वॉल्यूम में ही कंबाइन करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमारी 2 गैसेस हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, रिएक्ट करके बना रही है अमोनिया, बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 2, तो इनकी ये दोनों हमारी गैसेस है ना, तो इनकी क्या है वॉल्यूम, इसकी हम ऐसे कह सकते हैं इसकी 1 वॉल्यूम इसकी 3 वॉल्यूम से कंबाइन करके इसकी 2 वॉल्यूम, क्योंकि ये भी हमारी गैस होती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी 1 वॉल्यूम है तो वो इसकी कितनी से रिएक्ट करेगी, वो इसकी 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करके इसकी 2 वॉल्यूम देगी। ऐसे H2 + O2 गिव्स H2O। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, हम कह सकते हैं इसके 2 वॉल्यूम इसकी 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके, पता नहीं इसका तो कितना देगी क्योंकि ये हमारा लिक्विड होता है, ये हमारा गैस लॉ है तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन ये दोनों गैसेस है तो हम कह सकते हैं कि इसकी 2 वॉल्यूम इसकी 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगी। गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं एक सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती हैं। ये हमारा कौन सा लॉ है, गे-लुसाक लॉ है। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वही दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हमारा अमोनिया बना रहे हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन हो रहा है।
इसमें हमें नाइट्रोजन 60 गिवन है, 60 मिलीलीटर्स। इसके भी कितने गिवन है, इसके भी 60 मिलीलीटर्स गिवन है। और पूछ रहे हैं अमोनिया कितना बनेगा। हमें पता है ये कितने रेशो में, 1:3 के रेशो में ही मिलनी चाहिए। तो अगर ये हमारा 60 है तो ये कितना होना चाहिए था, ये तो 180 होना चाहिए था, तभी तो रिएक्शन होगा। ये हमेशा किस रेशो में, 1:3 के। इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, तो इसका 60 वॉल्यूम इसकी 180 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा ना। तो इसका 60 वॉल्यूम इसकी 180 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 60 मिलीलीटर्स ही हैं। तो इसका मतलब ये जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग रिएजेंट है भाई, ये तो इसका मतलब कम है। तो अब हम कहेंगे इसके हिसाब से क्वेश्चन, ये कम है ना, तो कम वाले के हिसाब से ही क्वेश्चन होता है। हम कहेंगे अगर इसका 60 मिलीलीटर है तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 1 इसके 1/3 से रिएक्ट करेगा। अगर इसका 3 इसके 1 से कर रहा है तो इसका 1 इसके 1/3 से करेगा, तो इसका 60 इसके 20 से रिएक्ट करेगा। तो इसका रिएक्ट कितना होगा, 20, बाकी 40 वेस्ट चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका 60 इसके 20 से ही रिएक्ट करेगा। ठीक है। और फिर हम कहेंगे इसका 1 इसके 2 देता है, तो इसका 20 इसके 40 देगा। हम हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं, हम नाइट्रोजन के हिसाब से नहीं, हाइड्रोजन के हिसाब से क्वेश्चन क्यों करेंगे, क्योंकि भाई ये तो हमारा एक्सेस रिएजेंट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। इतना हाइड्रोजन इतने ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, बाकी चाहे वेस्ट चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक फिक्स्ड रेशियो में ही रिएक्शन हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में होगा। ठीक है। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। वो है हमारा कि भाई हमारा CH4 बर्न कर रहा है, मीथेन बर्न करता है, तो वही देता है O2 की प्रेजेंस में CO2 H2O। हमें दे रखा है इसकी 100 मिलीलीटर वॉल्यूम है, CO2 H2O प्रोड्यूस कर रहा है। हमें इन दोनों की वॉल्यूम्स निकालनी है। पहले तो करेंगे इक्वेशन बैलेंस। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर हमारे हैं 2 और 2 4, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए। हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है। तो इसका 100 मिलीलीटर है, इसका 100 मिलीलीटर है, बर्न करता है। हमें क्या बताना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से करता है, इसका 100 किससे करेगा, 200 से करेगा। हमें पता चल गया इसका 200 है। इसका 1 देता है, तो इसका 100 कितना देगा, इसका 100 देगा। ठीक है। दोनों की वॉल्यूम बहुत इजीली निकल गई। ये हमारा गे-लुसाक लॉ है। ये कौन सा लॉ है, ये हमारा गे-लुसाक लॉ है। ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरी है जो डाल्टन ने हमें दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, इसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, सारे लॉज को एक्सप्लेन भी इसने करा था और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। मॉडर्न थ्योरी से इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट इसने दिया था कि जो हमारा मैटर होता है, मैटर कंटेन्स, मैटर में क्या होता है, मैटर कंटेन्स स्मॉल एंड इनडिविजिबल। मैटर में क्या होता है, मैटर में छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल होता है कॉल्ड एटम। अब एक बात डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही, लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है जो अब हम फॉलो करते हैं, मॉडर्न थ्योरी कहती है भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एटम्स इनडिविजिबल हो। एटम के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। एटम हैव सब पार्टिकल्स, इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। वो क्या है, वो भाई एटम से भी छोटे हैं। तो ये इसकी मिस्टेक भी हो गई एक तरीके से। दूसरा इसने पोस्टुलेट दिया कि अगर हमारा सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट जो हमारा सेम एलिमेंट होगा विल हैव सेम और आइडेंटिकल, सेम एलिमेंट के पास क्या होगा, आइडेंटिकल एटम्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम
जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो पूरे क्लोरीन की शीट में जितने भी क्लोरीन के एटम्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल सेम होंगे। लेकिन इसमें भी बात गलत हो गई थोड़ी सी, क्योंकि एक चीज़ होती है जिन्हें हम कहते हैं आइसोटोप, होते क्लोरीन ही है लेकिन एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, तो दोनों डिफरेंट है ना आपस में। तीसरी बात क्या है ना भाई, ऐसा भी पॉसिबल है दोनों क्लोरीन के एटम हो, सेम एलिमेंट को ही बिलोंग करते हो लेकिन डिफरेंट हो। ठीक है भाई, एक इसने कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट होगा तो भाई डिफरेंट ही होंगे हमारे एटम्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन ये बात भी गलत। अब आ गए आइसोबार बीच में। आइसोबार्स क्या होते हैं भाई, जिनका जो होते तो बिल्कुल अलग अलग है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों के मासेस 40 हैं, दोनों के मासेस आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है, दो बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हो लेकिन मासेस सेम हो, बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों का मास हमारा क्या है, 42 है। थर्ड लॉ कौन सा दिया कि जब भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होता है ना, तो हमारा कंपाउंड जो है, कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं वो एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, एक तरीके से हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस था कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात थी। ठीक है भाई, लेकिन सिंपल रेशियो जरूरी नहीं वो हो, जैसे कि एक कंपाउंड होता है C12H22O11, कहाँ है इसमें रेशियो सिंपल 12:22:11, रेशियो सिंपल नहीं है, फिक्स जरूर है लेकिन सिंपल नहीं है। फिर इसने कहा था कि वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बताया इसने फोर्थ लॉ पे, कि एटम्स जो ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय होंगे, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वही वाली बात, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, क्रिएट और डिस्ट्रॉय, ना ही क्रिएट हो पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय हो पाएंगे। एक ये वाली बात भी थी कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड, ठीक है, कि भाई मास तो हम ना ही क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, सिर्फ रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट, बस रीअरेंज हो जाएंगे लेकिन एटम्स ना ही क्रिएट होंगे ना ही डिस्ट्रॉय। एग्जाम्पल ले लेते हैं NaNO3 और BaCl2, रिएक्ट करे, क्या बनाया, NaCl और BaNO3 होल ट्वाइस, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, रिकॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नया सा ही एटम अपने आप क्रिएट हो गया हो, है ना, बस ये क्या करते हैं आपस में ही रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी थ्योरी थी, ये हमारी डाल्टन की थ्योरी थी। ठीक है, Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.